अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही धमाका खेज किस्म की सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां ये कोशिश की जा रही है कि धांधली के ऊपर बात ना हो, सारा मसला अंडर द कारपेट चला जाए और मामला तवालत इख्तियार कर जाए, वहीं पर हर रोज़ नित नया कोई स्कैंडल सामने आ जाता है, कोई नई गवाही, कोई नया सबूत सामने आ जाता है, जिसकी वजह से दोबारा ये सारा मसला उससे ज़्यादा बड़ा होकर सामने खड़ा होता है। तो उसको हल किए बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उसको हल किए बगैर ही पाँव में रौंद कर आगे चला जाए। लेकिन ये आगे चलना इतना आसान नहीं बन रहा, क्योंकि हर रोज़ मैंने जैसे कहा कि कोई ना कुछ पंडारा नया जो है वो नीचे से खुल जाता है। अब इसके ऊपर एक नया जो स्कैंडल आया वो प्रिंटिंग प्रेस में बैलेट पेपर्स की छुपाई का स्कैंडल है। उसके ऊपर बात करते हैं तफसील से। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे कि ट्विटर जो है वो ताहाल बंद है, इसके पीछे क्या वजह है और क्यों कोई इसके ऊपर आवाज़ भी नहीं इतनी खास उठा रहा। कुछ पीटीआई के रहनुमा लगता है कि वापसी के लिए अब पर तोल रहे हैं, वही लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा। अब वो मुख्तलिफ तरीक़ों से आकर अपनी एक हमदर्दी का इजहार भी कर रहे हैं और पशेमानी का भी। क्या उन्हें वापस लेना चाहिए? इसके ऊपर पीटीआई का क्या रद्दअमल होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे। ख़ास तौर पर जो इस पर मैं बात करना चाहूँगी आपसे, जो इस वक्त मोहसिन अख्तर कियानी साहब के अदालत में केस चल रहा है बलोच तलबा की बाजियाबी का, लेकिन वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब की एक ज़बरदस्त एंट्री हुई और वहाँ पर फिर क्या रिमार्क सामने आए वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी, जो हालिया स्कैंडल आया है उसमें से बहुत से आप लोगों में से लोग जो हैं वो शायद जान चुके होंगे, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बात करना और मेरी अपनी जो इसके ऊपर एक असेसमेंट है वो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि जी, दो सहाफ़ी हैं जो कि काफ़ी जाने माने सहाफ़ी हैं। राय साकिब खरल साहब जो कि हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं, और फिर इमरान साहब जो कि नियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं। इन सहाफ़ियों की बेसिकली ये स्टोरी है और इनका एक स्टिंग ऑपरेशन भी है ये, और इनको एक ख़बर मिलती है और ये पहुंचते हैं वहाँ पर जगह पर, और ये जगह है जनाब लाहौर का अनारकली का, बल्कि करीब ही लक्ष्मी चौक जो है वो जगह है ये। और वहाँ पर ख़बर ये इन्हें मिलती है कि एक प्रिंटिंग प्रेस में बैलेट पेपर्स की छुपाई का अमल जारी है, और ये बैलेट पेपर्स जो हैं ये वही बैलेट पेपर्स हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के जो हलके हैं, ख़ास तौर पर जो 15 वाला हलका है, यानी जो मानसेरा वाला हलका है, उसके ये बैलेट पेपर्स हैं जिसकी छुपाई का अमल जारी है। अब ये दोनों सहाफ़ी वहाँ पर पहुँचते हैं और जब ये आकर उसमें अंदर दाखिल होते हैं, ये वहाँ पे सारा देखते हैं कि काम हो रहा है और वाकई वहाँ पे बैलेट पेपर्स की छुपाई का अमल जारी था। और उसके बाद वो वीडियो वगैरह भी बनाते हैं और वो देखते हैं कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे वो जैसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, मुँह छुपा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो वहाँ पर होती है। उसके बाद फिर वो पुलिस भी वहाँ पर बुलवा लेते हैं। उसके बाद ये दोनों सहाफ़ी वहाँ से निकल लेते हैं, और ये सहाफ़ी चूँकि अपने अपने चैनल्स पर मौजूद हैं तो ये अपने इंतज़ामिया से भी बात करते हैं, लेकिन ये चूँकि बहुत बड़ा स्कैंडल होता है और आजकल जिस तरह से मीडिया एक इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, तो सबको इस बात का अंदाज़ा है कि मीडिया पर इस किस्म की स्टोरी जो कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को मुतासिर करती है उसको चलाना इतना आसान नहीं है। तो अब ये मुझे मालूम नहीं है कि ये वाकई ऐसा हुआ कि उनकी जो मीडिया की इंतज़ामिया थी उन्होंने मना कर दिया या क्या हुआ, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्होंने ये चैनल पे अगर ख़बर नहीं चलाई तो इससे तासुर ये मिलता है कि शायद इंतज़ामिया ने इस खबर को चलाने से इनकार कर दिया हो किसी भी वजह से। लेकिन बहरहाल उसके बाद ये सहाफ़ी जो कि अपने अपने यूट्यूब चैनल्स भी चलाते हैं, वहाँ पर भी ये खबर ये शेयर नहीं करते, और 2 दिन तक ये जो मामला है थोड़ा सा सस्पिशियस भी रहता है, और इसी दौरान ज़ाहिर है और लोगों को भी भनक पड़ जाती है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक वीडियो लीक होती है, और ये वीडियो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया अकाउंट से जो है वो लीक होती है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि ये सहाफ़ी भी उस वीडियो में नज़र आ रहे हैं, और इसमें जो ये सारा मामला है इसके ऊपर पता चल जाता है, भांडा फूट जाता है कि जी यहाँ पर बैलेट पेपर्स की छुपाई का अमल जारी है। अब जैसे ही ये स्कैंडल सामने आता है एक तूफ़ान मचता है, और ज़ाहिर है मचना बनता है, क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं। पहली चीज़ तो ये कि इलेक्शन के बाद छुपाई आखिर हो क्यों रही है। दूसरी चीज़ ये कि ये तो सरकारी जो होते हैं प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ पर छुपाई होती है बैलेट पेपर्स की, तो किसी प्राइवेट जगह पर ये छुपाई आखिर क्यों हो रही थी। नंबर जो 3 इसमें ऑब्जेक्शनेबल बात है वो ये कि इसमें जो है बाद में
देखा जा सकता है कि ये मियाँ साहब का वही हलका जहाँ पर वो हारे हुए हैं और उन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दे रखी है, वहाँ का ही उसी हलके की ये प्रिंटिंग जो है हो रही थी। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये PMLN के ही किसी मेंबर का है या उसी के किसी लीगी रहनुमा के ही उससे ताने बाने मिलते हैं जाके। तो ये भी एक अपनी जगह क्वेश्चन था। तो ये सारा जो मामला था, अब इसके बाद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि शायद कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि मियाँ साहब के वोट वहाँ पर कम हैं और उनको अब रिकाउंटिंग की उन्होंने जो दरख्वास्त दे रखी है उसके मुताबिक अब अगर नए फॉर्म 45 या फॉर्म 47 तैयार कर लिए गए हैं तो जो फॉर्म 47 में रिजल्ट है कि जी उसको बढ़ाना है अगर, तो फिर वहाँ पर उतने बैलेट पेपर्स डब्बों में पूरे भी करने पड़ेंगे। उस लिहाज से ये स्टोरी में एक सेंस तो बनती नज़र आती है कि जी बैलेट पेपर्स छाप कर फिर उनके ऊपर मियाँ साहब के नाम पर मोहरें लगाई जाएंगी और उसके बाद उन्हें बैलेट पेपर्स को डब्बों में डाल दिया जाएगा। और जब रिकाउंटिंग होगी तो मियाँ साहब के वोट जो हैं वो ज़्यादा निकल आएंगे लतासब साहब से और इस तरह फिर वहाँ पर भी मियाँ साहब को कामयाब करार दिया जा सकता है। तो इस बात की स्टोरी की एक सेंस तो बन रही है। अब उसमें बैलेट पेपर्स में वाज़े तौर पर देखा भी जा सकता है, सारी चीज़ें बड़ा क्लैरिटी से नज़र भी आ रही हैं कि जी वो मियाँ साहब का ही हल्का है, उनका नाम भी उसमें छपा हुआ है और वो सारे उम्मीदवारान के नाम छपे हुए हैं जो कि उस हल्के से इलेक्शन लड़े। अब इसके ऊपर PMLN ने जाहिर है अपना एक नैरेटिव दिया। उन्होंने कहा कि जी देखें ये सहाफ़ियों ने खुद क्यों नहीं स्टोरी ब्रेक की अपने चैनल से। फिर वो सहाफ़ियों के भी ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गए। आजकल वैसे ही सहाफ़ियों ने बहुत बुरे लग रहे हैं, तो वो शुरू हो गए कि जी ये इतने जय्यद सहाफ़ी जो हैं ये अपने YouTube चैनल पे क्यों नहीं इन्होंने चलाई ये स्टोरी। असल में इन्होंने PTI के एमा पर ये पूरा जानबूझ के एक पूरा ड्रामा बनाया और किया और ये उन्होंने उसको क्लेम किया PMLN ने कि जी ये सहाफ़ियों ने एक झूठा किस्म का पूरा खुद से ड्रामा किया है ताकि इसके ऊपर PMLN के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा सके कि ये धांधली में इस तरीके से इन्वॉल्व हैं और इलेक्शन कमीशन इनका पूरा साथ दे रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस जो इस पे लगाए ये सारी स्टोरी बताते हुए, ख़ास तौर पे इस्मा बुखारी साहिबा इसमें काफ़ी पेश थी। उन्होंने इसमें 2-3 सवाल उठाए कि जी बैलेट पेपर्स पे जो मियाँ साहब का हलका था वहाँ पर जो उम्मीदवार थे उनके बैलेट यानी उनके नंबर सिर्फ इतने थे कि वो 2 कॉलम्स जो थे उसकी बनी हुई थी, जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो बड़ा बैलेट पेपर था। तो ये देखें जी ये सही नहीं था। तो वो सारा क्लियर हो चुका है कि जी वो पूरा बैलेट पेपर जब छपता है तो वो बेसिकली दरमियान से आधा होता है, तो यानी एक छपाई के दौरान 2 बैलेट पेपर्स जो हैं वो हासिल होते हैं। तो इस तरीके से उसकी छपाई का अमल हुआ है। दूसरा उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि जी क्यों ऐसा खुलेआम वो क्यों कर रहे थे। तो भाई अगेन वही बात है कि अगर ये वहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका ज़ाहिर सी बातों ने कि अंदर से ही मुखबरी हुई है और उसके बाद ही उन्होंने आकर यहाँ पर ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, जो भी उनके हाथ सबूत लगे हैं। फिर कुछ वो और भी सवाल कर रही थी कि भाई चैनल्स ने क्यों नहीं चलाया। तो भाई इसका भी बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जो चैनल्स हैं इस वक्त प्रेशर में हैं, सबको सारी दुनिया को पता है इस चीज़ का। तो जाहिर सी बात है ऐसी कोई स्टोरी चलाने में उनको प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो शायद अवॉइड कर रहे होंगे कि उसको ना चलाएं। और सहाफ़ी भी इस बात पे हो सकता है कि अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कुछ खौफज़दा हों, इसलिए उन्होंने अपने YouTube चैनल्स पे भी इस स्टोरी को, इस पूरी खबर को उस तरह से वीलॉग में या किसी भी तरह से उसको शेयर नहीं किया हुआ। तो ये इनके जो ऑब्जेक्शंस थे PMLN के वो इतने मुझे तो स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आए। और जहाँ तक इस स्टोरी की बात है उसमें ये पता चलता है, जो मेरी अपनी अब इसके बारे में सारी ऑब्जर्वेशन है, कि एक तो जो मैं राय साकिब खरल साहब को देखती रहती हूँ उनका काम वगैरह, मुझे तो उसमें कोई इस तरह की बात नज़र नहीं आई कि वो कभी बहुत ज़्यादा मुझे ये लगे कि वो बड़े कोई आप कह लें कि इस तरह के सहाफ़ी हैं, बिलो द बेल्ट किस्म की बातें करने वाले हैं इस तरह। वो बड़े मुझे तो डिसेंट से सहाफ़ी लगे, पढ़े लिखे नौजवान हैं और उन्होंने जब भी बात की दलील से बात की है। मुझे कभी नहीं लगा कि वो कोई मोहब्बत में अंधे होके कुछ अजीबोगरीब बात करते हो। बड़ी रीज़नेबल उन्होंने हमेशा बातचीत की है और अच्छी उनकी एक रेप्यूट भी है मीडिया मार्केट में। तो उनके ऊपर अजीबोगरीब ये इल्ज़ाम लगाना कि जी वो PTI कीमा पर ये सब कर रहे थे, ये बात जो है वो हज़म होने वाली नहीं है। और मैं उनके 1-2 दफ़ा मैंने उनके वीलॉग्स भी सुने, मुझे ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि वो कोई हद से ज़्यादा किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी जमात की तरफ उनका कोई बहुत मोहब्बत का रिश्ता है। हाँ ये ज़रूर है कि
इस वक्त हमें महसूस होता है कि पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है, तो शायद मेरे समेत बहुत सारे सहाफ़ी इसलिए पीटीआई के हवाले से ही बात कर रहे हैं कि जनाब उनके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कल पीटीआई के साथ सही हो रहा होगा और किसी और के साथ गलत हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि नहीं अभी भी पीटीआई ही ठीक है। तो इसी तरह राय साकिब खरल साहब की भी यही चॉइस हो सकती है, सोच के उन्हें भी इस वक्त लग रहा हो कि ये पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है। तो इस बात को इस बात से लिंक कर देना कि जी उनके कहने के ऊपर, पीटीआई के कहने के ऊपर उन्होंने ये पूरा ड्रामा बनाया है, ये बहुत मेरा ख्याल है अगेन वही बात है कि जो पीएमएलएन का एक रवैया नजर आ रहा है कि सहाफ़ियों के साथ बहुत यलगार की सूरत नजर आ रही है और उनके ऊपर बार बार हमले किए जा रहे हैं पीएमएलएन की तरफ से और बड़े पर्सनल किस्म के भी अटैक्स किए जा रहे हैं। तो ये अब स्टोरी आने के बाद सवाल ये है कि इसके ऊपर सवाल उठाने से तो बात नहीं बनेगी। ये स्टोरी आई है तो इसके ऊपर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। पहले कमिश्नर रावलपिंडी भी कुछ कह चुके हैं, उनकी भी बात है। और देखिए जब कोई स्टोरी आती है तो उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है। ये तो नहीं है कि वैसे तो सब कुछ अच्छा हो रहा था, बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन थे, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं था और अचानक ये वाली खबर आती तो हर कोई सोचता कि यार ये कोई स्टिंग ऑपरेशन, ऐसा ड्रामा तो नहीं है। लेकिन जब ऑलरेडी तकरीबन इस बात के ऊपर एक सबका यकीन आ चुका है और सब एक फैक्ट ये बन चुका है कि ये जो इलेक्शन थे ये सही नहीं हुए और इनके रिजल्ट्स में मनूवरिंग की गई है और जीतों को हराया गया, हरायों को जितवाया गया है, तो ये एक अब फैक्ट बन चुका है। तो अगर उसमें ऐसे हालात में जब और इतनी गवाहियां आ रही हैं तो अगर उसमें एक ऐसी चीज़ आई है तो उसको हम कैसे कह दें कि ये नहीं जी ये गलत है और बाकी, तो फिर इस तरह बाकी सब गवाहियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो आपसे मुख्तलिफ पार्टी से लोग आकर गवाहियां दे रहे हैं कि हम हार गए और पीटीआई वाले जीत गए, उनके बारे में क्या ख्याल है? अभी कल भी मैं देख रही थी टीएलपी के एक रहनुमा ने जो पिंडी से थे मुफ्ती साहब, उन्होंने आके बताया कि जी वहाँ पे पीटीआई का बंदा जीत रहा था। तो ये सब अपनी जगह चीज़ें मौजूद हैं, फैक्ट अपनी जगह मौजूद है, कमिश्नर रावलपिंडी का स्टेटमेंट अपनी जगह मौजूद है, ऑन ग्राउंड जो फॉर्म 45 हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। और फिर उसके बाद अगर ये भी एक चीज़ आ रही है तो इसमें कोई हैरत नहीं हो रही किसी को देख के। ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब रिजल्ट को उन बैलेट पेपर्स के नंबर्स को उस रिजल्ट से मैच करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और कमिश्नर रावलपिंडी भी अपने आखिरी बयान में ये सब बातें कह चुके थे कि अभी तक भी मोहरें लग रही हैं। तो इससे मेरा ख्याल है कि इस पे शक बनता भी है और इस पे सवाल भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और जवाब भी आ जाते हैं। तो इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर हो तो इस पे बात हो सकती है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिलसिले में अब कानूनी तौर पर, चूँकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में ये सारा मामला बहुत लटकेगा और बड़ी इसमें टाइम टेकिंग होगा, तो वो कोर्ट्स में इसके हवाले से अलग से एक पिटिशन दायर कर सकते हैं। यूँ तो एक और पिटिशन दायर की गई थी, ब्रिगेडियर थे रिटायर्ड उनकी तरफ से, लेकिन बाद में रात गए अचानक उन्होंने वो पिटिशन वापस ले ली इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए, जो उन्होंने पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और वो फरवरी यानी आज के रोज़ उसमें पीर के रोज़ उस पर समाअत होनी थी, लेकिन उन्होंने एन समाअत से पहले वो वापस ले ली। उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब बड़े बरहम भी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जी ये क्या तरीका है, आप लोग मुँह उठा के आ जाएं और आके दरख्वास्त डाल दें और बाद में फिर कहें जी हमने नहीं करना, तो हम नहीं वापस करेंगे, हम सुनेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें पीटीआई भी एक फरीक बन सकती है और ख़ुद अलग से भी दरख्वास्त दायर कर सकती है, ताकि एक ही दफ़ा इन सारी चीज़ों का एक साथ ही प्रोब हो कि इस इलेक्शन पे जो भी सवाल हैं, अगरचे ये जो इसमें दरख्वास्त दायर की जाए उसमें ये चीज़ भी मेंशन की जाए कि उसका चीफ जस्टिस हिस्सा ना बने, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर इसके ताने बाने जाके चीफ जस्टिस साहब से मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगर चीफ जस्टिस के बगैर एक इंडिपेंडेंट किस्म का बनता है बेंच, और चीफ जस्टिस साहब के लिए भी, उनकी इंटेग्रिटी के लिए भी अच्छा है कि वो अपने आप को इससे अलग करें, क्रेडिबिलिटी के लिए भी अच्छा है, और फिर जो भी उस बेंच का फैसला हो उसको फिर हर कोई तस्लीम भी ताकि कर सके। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त की अब इस बात की एक ज़रूरत है। देखते हैं कि पीटीआई ऑफिशियली इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ अपनाती है। इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक अहम फैसला आने वाला है और इसके ऊपर समाअत चल रही है बलोच तलबा की बाजियाबी के हवाले से। और इस दौरान शेर अफजल मरवत साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त एंट्री हुई। उन्होंने जो उनके साथ वाक़या पेश आया वो उन्होंने वहाँ पर अदालत के गोश गुजार किया। हुआ ये कि शेर अफजल मरवत साहब के घर भी एक रेड किया गया कल रात, और उनके जो घर के अंदर से बहुत सारे लैपटॉप्स और डिवाइसेस जो हैं वो भी कब्ज़े में ले लिए गए हैं। और उनका वो तो खैर हिरासत में नहीं लिए जा सके, वो वहाँ से निकल गए थे, लेकिन उनको इस भाग दौड़ के दौरान कहीं चोट भी आई है, वो भी मैंने एक उनकी तस्वीर देखी है। बहरहाल इतनी कोई गहरी चोट नहीं थी, अब वो ठीक थे, इसीलिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को उन्होंने ये सारा वाक़या भी बताया और ये भी बताया कि ये पुलिस की इस तरह की कार्रवाई थी।
इसके ऊपर जस्टिस मोहसिन हसन अख्तर कियानी साहब जो हैं उनकी तरफ से बड़े सख्त रिमार्क्स भी आए। उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा देखिए ये एक इलेक्टेड मेंबर है, अब ये शेर अफजल मरवत साहब ज़ाहिर है रुकन मुंतखब हो चुके हैं, तो आप इनके घर में जाकर इस तरीके से अगर रेड कर रहे हैं बगैर वारंट, कोई उनके ऊपर मुकदमा इस वक्त नहीं है, मतलब जो मुकदमात हैं उनमें उनकी ज़मानत हो चुकी है, तो उसके बाद आपके पास कोई कानूनी जवाज़ नहीं है कि आप इस तरह आधी रात को जाके लोगों के घरों पर छापे मारते फिरें और इस तरीके से लोगों को परेशान करें, उनकी चीज़ें उठा के भाग जाएं। तो ये सारी चीज़ के ऊपर जस्टिस साहब ने बड़ा गुस्सा किया और शेर अफजल मरवत साहब ने यहाँ पर कहा कि अगर आप 10 दिन के लिए आईजी साहब को अंदर डाल देना तो फिर ये आप देख लें कि सब कुछ बंद हो जाएगा। और ये बड़ा वैसे वैलिड उनका पॉइंट है। जितना इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल लाकानूनियत पर उतरी हुई है और इवन पंजाब पुलिस भी, तो ये ज़रूरी है कि इनके एक दो अफसरान को अदालतें सबक सिखाएं ताकि इनको थोड़ी सी लगाम डाली जा सके, वरना जो इस वक्त इनके हालात हैं ये बिल्कुल हर चीज़ भूले हुए हैं और ये सोचते हैं कि जैसे इनको हर चीज़ की मादर पिदर आज़ादी और ये जो चाहें कर लें, और ना इनको कोई कानून का खौफ है ना अदालतों का खौफ है, और ये समझ रहे हैं कि ताकत जो है इनकी इस वक्त लाजवाल है, लेकिन ऐसा है नहीं। इनको जल्द ही समझ आ जाएगी। पाकिस्तान में ट्विटर अभी तक बंद है और इसके ऊपर मैं भी हैरान हूँ कि कोई उस तरह की आवाज़ नहीं उठ रही। मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी एक पिटिशन फौरी तौर पर कोर्ट्स में जानी चाहिए कि ये एक इंसानी जो बुनियादी हुकूक है शहरियों का, उसकी खिलाफ वर्जी है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये पाकिस्तान का आइन इंश्योर करता है कि हर पाकिस्तानी शहरी को इसका हक हासिल है, लेकिन सोशल मीडिया ऐप को इस तरह बंद कर देना ये आईने पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है। और फिर इसके बाद जो एक हम देख रहे हैं इसकी जो पीछे नीयत नज़र आती है वो बदनीयती है बेसिकली, और वो लग रहा है कि जो कुछ अंदर हो रहा है इस वक्त ये धांधले को छुपाने के लिए, हुकूमत साजी को एक फैसिलिटेट करने के लिए कि सारी चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर उस तरीके से शोर ना उठ सके, लोगों में अवेयरनेस ना आ सके, लोग एहतजाज के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे ना हो सकें। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि कहीं पे भी इन्होंने एहतजाज का प्लान रखा होता है तो वो ट्विटर पे एक मैसेज करते हैं और उससे फिर बात आगे फैलती है। तो ये ट्विटर ही इन्होंने समझा हुआ है कि बंद कर लेंगे तो हर मसले का हल हो जाएगा। तो ये अब तकरीबन आज तीसरा दिन है कि ट्विटर बिल्कुल पाकिस्तान में बंद है और VPN के बगैर इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। अब ज़ाहिर है हर बंदा इतनी टेक्नोलॉजी की सेंस भी नहीं रखता कि वो उसको पता हो कि VPN से कैसे उसने यूज़ करना है। बहुत सारे लोग तो चले कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आम शहरी शायद इससे इतने वाकिफ़ ना हों और वो तंग भी हो रहे हैं। तो ये बहुत एक तकलीफ दे सूरत हाल है, लेकिन इसके ऊपर अदालतें भी बिल्कुल खामोश हैं। इसकी तरफ से पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से भी कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा है, IT सेक्टर की तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा कि भाई क्यों बंद है, क्या कोई टेक्निकल इशू है या कोई वाकई आप लोगों ने अपनी कार्रवाइयाँ छुपाने के लिए इसको बंद रखा हुआ है। और हैरत अंगेज़ तौर पर किसी की तरफ से कोई इस पर अदालत में भी नहीं जाए, कोई गया अभी तक कि इसको खुलवाया जाए, इसके ऊपर बात हो सके। तो ये भी मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर एक वाज़े ऑर्डर लेना चाहिए अदालत से और उसके बाद इसको इंश्योर किया जाए कि ये दोबारा बार बार इस तरह की बंदिश ना हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हमें अभी पत्थर के दौर में धकेलने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जी ट्विटर बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, लोड शेडिंग गैस की कर दो, हर चीज़ बंद कर दो, सांस ही बंद कर दो, ताकि ये जो आपको मसले मसाइल हैं आवाम की वजह से, जो अब अवेयरनेस की वजह से आ रहे हैं, वो मसले ही ख़त्म हो जाए। तो मुझे तो लग रहा है कि आखिरी हल यही आपके पास ना बचे। लास्टली जी अब कुछ PTI के रहनुमा जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि बड़े पशेमान हैं, परेशान हैं कि उनको जो जिस तरह भी जिन हालात में भी PTI छोड़नी पड़ी, अब वो आके बड़े हमदर्द और मजलूम बन रहे हैं और वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जी PTI जो है वो उन्होंने बड़ी मुश्किलात और मजबूरियों में छोड़ी। अभी जो इसमें ताज़ा एक हम देख रहे हैं इजाफा हुआ है वो अली हैदर जैदी साहब का है, जो कराची से PTI के रहनुमा थे और बड़े उन्होंने भारी भरकम दावे किए थे कि यहाँ माथे पे गोली मारनी पड़ेगी इमरान खान की ज़िंदगी में अगर PTI छुड़वानी है। और फिर उससे अगले ही दिन हमने देखा कि उन्होंने आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ना सिर्फ ये कि वो PTI छोड़े बल्कि अगले दिन वो फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी शामिल हो गए थे। तो बहरहाल बड़े बड़े उनके दावे जो थे वो झाग की सूरत में बैठते हुए नजर आए। इसी तरह इमरान इस्माइल साहब जो कि साबिक गवर्नर सिंध थे और इमरान खान साहब के बड़े करीब और जो बिल्कुल शुरू के लोग हैं रुफ़का उनमें समझे जाते हैं, उन्होंने भी इसी तरह PTI को खैरबाद कह दिया था जैसे ही थोड़ा PTI का मुश्किल टाइम शुरू हुआ था और उसके बाद वो भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। ये अलग बात है कि ये दोनों हजरात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाके भी हमें उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आए, ना कभी ये उस तरीके से उसको डिफेंड करते नजर आए, ना कोई इन्होंने उसके तहत कोई जलसा किया, ना कोई पार्टिसिपेट किया इंतखाबात में, तो कोई इन्होंने उसके प्लेटफॉर्म से काम नहीं किया सिवाय इसके कि सिर्फ एक अनाउंसमेंट की थी कि जी हम इस पार्टी का हिस्सा बन गए हैं।
लेकिन अब हुआ ये है कि अली जैदी साहब ने मियां अशफाक साहब को एक जो पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ये कहा कि जी पीटीआई जो है वो नहीं उन्हें छोड़नी चाहिए थी और वो माफ़ी चाहते हैं, तमाम माजरत ख्वाह हैं पीटीआई के जो वोटर सपोर्टर हैं उनसे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल वो एक्टिव सियासत नहीं कर रहे, ना करने जा रहे हैं। लेकिन इमरान इस्माइल साहब ने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में आकर इस बात का एतराफ़ भी किया कि पीटीआई छोड़ना उनकी गलती थी। ये भी उन्होंने कहा कि कुछ मजबूरियों की वजह से उन्होंने पीटीआई छोड़ी और उसके बाद वो कुछ इसी तरह से बात करते हुए महसूस हुए कि जैसे अब वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में वापस आना चाहते हो। तो इसके ऊपर मैं देख रही थी कि काफ़ी रद्द-ए-अमल है और लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो तमाम रहनुमा जिन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मुश्किल वक्त में छोड़ा और जैसे ही अभी दबाव शुरू हुआ और वो उसको रिटेन नहीं कर पाए और उसको बर्दाश्त करने के बजाय उन्होंने अपनी आफियत इस बात में जानी कि भाई हम तो जान छोड़ें, अपनी छुड़वाएं, बाकी जो जिसके साथ होता है होता फिरे। तो लोग इस चीज़ को अब अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं। अब आप भले आके ये कहें कि जी हमारी मजबूरी थी, कुछ भी था, लेकिन फिर मजबूरियां उन लोगों की भी थी जो 10-10 महीने से जेलों में पड़े हैं। वो ख़वातीन जिनके बच्चे घरों में हैं, सनम जावेद, यास्मीन राशिद साहिबा, तैयबा राजा, हमजा, आलिया हमजा, ये सब इन्होंने 10-10 महीने जेलें काटी हैं भाई। तो ये भी तो आसानी का रास्ता अपना सकते थे, ये भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, जा सकते थे, लेकिन इन्होंने मुश्किल रास्ता चुना और डटे रहे। इसी तरीके से मर्द हजरात में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बेचारों ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। किसी ने रूपोशी इख्तियार की, कोई 10-10 महीने अपने घर नहीं आ सका, कोई अपने प्यारों के जनाजों में शामिल नहीं हो सका, कोई 10-10 मरतबा जमानत लेके गिरफ्तार होता रहा। तो ये सब कुछ लोगों ने बर्दाश्त किया, लोगों के कारोबार बंद हुए, लोगों के घर टूटे, ये सब लोगों ने बर्दाश्त किया। तो अगर ऐसे मौके के ऊपर इन लोगों को वापस लिया जाए कि जिन्होंने फ़ौरन से ही डूबते जहाज़ को देखकर छलांगे मारना शुरू कर दी थी, तो ये उन लोगों की कुर्बानियों के साथ भी एक ज़्यादती होती है। तो इस वजह से यही ख्यालात जो हैं, ये बेसिकली मैं आपको पीटीआई के मुख्तलिफ वोटर्स सपोर्टर्स की बात कर रही हूँ कि उनके अंदर इस चीज़ को बिल्कुल लेके ज़ीरो टॉलरेंस है और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे लोगों को दोबारा शामिल किया जाए जो बुरे वक्त में साथ नहीं निभा सके। आज जब पीटीआई दोबारा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रही है, या इमरान खान साहब की जीत हुई है, उन्हें लोगों ने प्यार दिया है, वोटर सपोर्टर ने वोट दिया है, तो तब अब आप देख रहे हैं कि यार इधर फ़ायदा है तो चलो जी हम इधर ही आ जाते हैं। तो ये फिर नहीं होता। जो हिस्ट्री है, वो तारीख जो है वो दलेरों को याद रखती है और उन्हीं की कदर व कीमत होती है अवाम की नज़र में। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।